चलिए अब शांत हो जाइए। कल कुछ शेडिंग भी था। पिछले क्लास में आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया और समतापी अभिक्रिया को बढ़िया से समझें, और पूरा उम्मीद है कि अब आपको उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे पहले हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया की उष्मा, याद है? अभिक्रिया की उष्मा के बारे में क्या पढ़े थे आप? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का जो त्याग या ग्रहण होता है उसी को हम अभिक्रिया की उष्मा कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की मानक उष्मा। वो था हीट ऑफ रिएक्शन, आज होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालिए तो। अभिक्रिया की मानक उष्मा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डाल दिए? सुनिए पहले, अब आ जाइए, सुनिए। अभिक्रिया की उष्मा जो होती है ना, ये कई सारी बातों पर निर्भर करती है। ये ताप पर निर्भर करता है, ये दाब पर निर्भर करता है, ये पदार्थ के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस दो चीज के आपस में मिलने से कोई चीज बन रहा है, एलिमेंट से या तो यौगिक से। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कि आप अभिक्रिया की उष्मा को 30 डिग्री सी पर भी निकाल सकते हैं, 40 डिग्री सी पर भी निकाल सकते हैं, और दोनों जगह पर मान आपको अलग अलग आएगा। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन जल के कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यहां पर कुछ एनर्जी निकली, मान लीजिए कि ये एनर्जी 94 किलो कैलोरी निकला। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन जल के CO2 दिया, कितना कैलोरी? 94 कैलोरी। मान लीजिए ये 25 डिग्री सी ताप पर दिया, लेकिन हो सकता है कि यदि हम इसका ताप 50 डिग्री सी कर देते हमको ये वैल्यू प्राप्त ना हो। यानी अभिक्रिया की उष्मा बदल गई, किस चीज के बदलने से? ताप के बदलने से। तो कंडीशन बदलता रहेगा, अभिक्रिया की उष्मा बदलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2O बनाता है, इसमें हाफ कर देते हैं, ठीक है। ये 68 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। अब आप बताइए कि दोनों का कंडीशन समान रखेंगे तब ना पता चलेगा कि ये ज्यादा दिया और ये कम दिया। नहीं तो हो सकता है कि ये भी इसके बराबर दे दे यदि कंडीशन बदल दे। तो ऐसी स्थिति में ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि अभिक्रिया की उष्मा किसकी ज्यादा है और किसकी कम। तो हमको इस चीज के लिए एक मानक शर्त की आवश्यकता पड़ती है। वह शर्त जिस पर हम किसी का भी उष्मा निकालें तो पता चले कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो यहां पर जब हम शर्त की बात करेंगे तो वहां पर ये ताप और दाब जो है वो निश्चित रहेगा, ये हमेशा बदलता नहीं रहेगा। तो यहां से हम एक लाइन ये कह सकते हैं मानक उष्मा के, आते जाइए। मानक उष्मा, अरे आप लोग इधर देखिए ना, जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए।
सुनिए, तो अभिक्रिया की मानक ऊष्मा के बारे में हम सबसे पहला बात यह कह सकते हैं कि अभिक्रिया की ऊष्मा कई बातों पर निर्भर करती है, या अभिक्रिया की ऊष्मा कई कारक पर निर्भर करता है। अलग अलग ताप, अलग अलग दाब पर, या अलग अलग पदार्थों की भौतिक अवस्था पर एक ही अभिक्रिया की ऊष्मा अलग अलग आती है। इसीलिए हमें अभिक्रिया की ऊष्मा की गणना एक निश्चित ताप तथा दाब पर करना होता है, जिसे हम मानक शर्त कहते हैं। और मानक शर्त पर यदि हम अभिक्रिया की ऊष्मा को निकालते हैं तो उसी को हम अभिक्रिया की मानक ऊष्मा कहते हैं। समझ में है कि दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर समझे आप? बस अंतर यह है कि अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन बाद में हम लिखा देंगे कि क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है। जैसे बताइए, तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। तो मानक शर्त पर हर हाल में प्रेशर कितना एटीएम होना चाहिए? 1 एटीएम होना चाहिए। प्रायः टेम्परेचर कितना डिग्री सी माना जाता है? कमरा का ताप 25 डिग्री से। तो टेम्परेचर आपको हर हाल में क्या रखना है? 25 डिग्री से। तो इस कंडीशन पर यदि आप अभिक्रिया की ऊष्मा निकाले तो वो मानक ऊष्मा हो गया। लेकिन कोई कह दिया कि नहीं, हम 30 डिग्री सी पर निकालेंगे ऊष्मा, तब वो मानक ऊष्मा नहीं है, तब वो कहलाएगा अभिक्रिया की ऊष्मा। और यदि आप इस कंडीशन पर निकालते हैं तो वो कहलाएगा अभिक्रिया की मानक ऊष्मा। अब अंतर समझ में आया कि दोनों में क्या अंतर है? तो जो चीज वो है वही चीज ये है, बस यहां पर एक शर्त लागू हो जाता है। अब वो शर्त क्या क्या है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लिखिए, तो सभी लोग पहले हेडिंग डाल देंगे। यही आपका आज का पहला हेडिंग है। अब 5 मिनट लेट है थोड़ा। हमको देखो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि तुम लेट आते हो, सवेरे आते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि लेट आते हो तो हल्ला नहीं करना है, आराम से जल्दी से जगह खोज के बैठ जाना है। उसमें हल्ला कीजिएगा तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको हम इस चीज के लिए कभी नहीं डांटेंगे, क्योंकि निश्चित है कि आप शौक से तो लेट से आए नहीं होंगे। कोई ना कोई तो मजबूरी न रही होगी, चाहे जाम लग गया होगा, या कहीं लेट से छुट्टी हुआ होगा, या घर से चलने में लेट हो गया होगा, या हो सकता है कि आप सो के उठे ही लेट से हो। बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी बात है कि ये सब गलती यदि आप कर रहे हैं तो इस टाइप की गलती कि आप सो के लेट से उठे हैं, तो ये सब गलती तो आपको खुद सुधारना पड़ेगा। इसमें हमको बोलने की क्या जरूरत है? इतना छोटा तो आप है नहीं कि हर बात के लिए आपको ठोकारा दिया जाए, पतित हो जाइएगा। इससे ऐसे ही आधा हो चुके हैं। लिखेंगे? अच्छा, पूरा हो चुके हैं। क्या बात है, बड़ा बढ़िया बोला तुम, अच्छा लगा सुन के। कम से कम एक्सेप्ट तो किया सच्चाई को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा बता रहे हैं, नहीं अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा बताया आप, धन्यवाद। लिखेंगे? लिखिए तो। अभिक्रिया के ऊष्मा का मान कई कारकों पर निर्भर करता है। अलग अलग ताप पर, अलग अलग ताप तथा दाब पर एक ही अभिक्रिया के ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। अतः अभिक्रिया के ऊष्मा के मान की गणना, अतः अभिक्रिया के ऊष्मा के मान की गणना एक निश्चित ताप, दाब तथा अन्य शर्तों पर की जाती है।
तथा अन्य शर्तों पर की जाती है, जिसे मानक शर्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसे मानक शर्त कहते हैं। क्या यहां तक जो बातें यहां लिखी गई है ये समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है? एक ही अभिक्रिया की ऊष्मा अलग अलग ताप दाब पर अलग अलग आता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ताप दाब और कुछ अन्य कंडीशन को फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स किया गया कंडीशन मानक शर्त कहलाता है, और मानक शर्त पर जब आप किसी अभिक्रिया की ऊष्मा को निकालते हैं तो उसी को अभिक्रिया की मानक ऊष्मा कहते हैं। अब ये बात हम यहां पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मानक शर्त पर अभिक्रिया के ऊष्मा को ही अभिक्रिया की मानक ऊष्मा कहते हैं। जो हेडिंग आपका लिखा हुआ था वो एक्चुअल में यहां पर आके जा फड़ी आया है। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम ये समझें कि कौन कौन सा शर्त है जिसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी अभिक्रिया के मानक अभिक्रिया ऊष्मा को निकालने के लिए। तो हेडिंग होगा हमारा अगला मानक शर्त, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। और अभी भी यदि आप इसको नहीं समझे हैं तो आपको हम एक एग्जांपल बताते, देखिए उससे बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे सुनिए, कुछ लोगों को गर्मी पसंद होती है, कुछ लोगों को ठंडा पसंद होता है। नहीं हो सकता है, ये सबका अपना अपना विचार है और अपना अपना नेचर है, इसमें आप बहुत हमको डांट नहीं सकते। ये प्रकृति है। सुनिए, अब पूरी बात सुनिए। देखिए, किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेना है। हम समझाने के लिए कोई एग्जांपल ले रहे हैं तो आप उसको डेविएट करके कोई अलग रास्ता मत दीजिए। हम आपको लगातार क्रिएटिव रास्ते की ओर ले जाते हैं, आप उसको तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, पढ़वे नहीं करेंगे, मार देते हैं, थोड़ा चकनाचूर कर देते हैं। हम एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, आप उसको अपने आप पर क्यों लागू करते हैं? ठीक है, आपको गर्मी पसंद है, खूब बढ़िया, गर्मी में रहिए, झरक के कड़िया झिंगुर हो जाइए, हमको क्या फर्क पड़ता है इससे। गर्मी में आतंकवादी बन के चलेगी, कहेगी गर्मी पसंद है, हमारा गर्मी बहुत पसंद है, गर्मी पसंद है, ठंडा पसंद है, भाग ठंडा पसंद है। चलिए देखिए इधर, हाँ तो वही तो बता रहे। ओ 30 दिन पर एक दिन आइएगा, तनिक खिस्सा हुआ तो बताइए सर। देखो देखो देखो, तो कहां थे पिछला 30 दिन से? हैं? उस समय नहीं बताइए सर, हो रहा था पर वो करेंगे। सुनो, तो मान लीजिए कि किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को बरसात पसंद है, किसी को बसंत पसंद है। अब मान लीजिए 4 आदमी है। अब 4 आदमी को हम, सुनिएगा ध्यान से, 4 आदमी को हम कहते हैं कि यहां से 0 माइल तक तुमको दौड़ के जाना है। ठीक है, जिसको गर्मी पसंद है वो गर्मी में ज्यादा दूर तक दौड़ेगा,
जिसको ठंडा पसंद है वो ठंडा में ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, जिसको बसंत पसंद है बसंत में ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, जिसको बरसात पसंद है चलते हुए पहुंच जाएगा धीरे। अब आप हमको ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से, अब आप हमको ये बताइए कि इसमें चारों आदमी वहां तक पहुंचा, हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसकी स्टेमिना ज्यादा है, क्योंकि चारों को चार अलग अलग कंडीशन नाप दे दिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सामान्य सा कंडीशन देना पड़ेगा जहां पर हर चीज मिक्स रूप में हो और चारों के लिए बराबर। तो जब आप बराबर कर दिए, मान लीजिए कि ऐसा समय लिए जो ना ठंडी है ना गर्मी है, तनी मनी हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हुआ है, वैसी स्थिति में वो एक आइडियल टाइम होगा, आदर्श समय होगा तीनों के लिए। टेम्परेचर सबका मान लो 25 डिग्री से फिक्स कर दिया, प्रेशर सबका एक एटीएम फिक्स कर दिया, चारों को चार चार चाबुक मार के दौड़ा दिया, कम नहीं बराबर, हर चीज बराबर कीजिए। अब जो आदमी जल्दी पहुंचा वहां उसकी स्टेमिना ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा दौड़ सकता है बाकी की तुलना में। तो बस बात यही है कि जब अलग अलग कंडीशन पर एक ही चीज का मान अलग अलग आने लगता है तो हमको कंडीशन को फिक्स करना पड़ता है कि इस कंडीशन पर कितना आया। तो जब आप कंडीशन को फिक्स कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, मानक कंडीशन, सॉरी मानक शर्त, स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आप कहेंगे कि सर स्टैंडर्ड कंडीशन पर प्रेशर अभी लिखे नहीं है, पहले उसको लिख देते हैं। जानिए स्टैंडर्ड कंडीशन पर प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है और टेम्परेचर जो होता है ये 25 डिग्री सी होता है। अब देखो साइंटिस्ट ने इसको फिक्स किया कि इस कंडीशन पर हम निकालेंगे मानक शर्त। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचकर फिक्स किया, ये सोचकर फिक्स किया कि सामान्य सा वायुमंडलीय दाब हर जगह कितना होता है, 1 एटीएम होता है, और टेम्परेचर नॉर्मली कितना है 25 डिग्री सी, इसीलिए उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। आई बात समझ में। आप मोल कंसेप्ट जब पढ़े थे तो आप याद कीजिए एसटीपी आप पढ़े थे, एक मोल गैस का आयतन हम लोग एसटीपी पर निकालते थे, तो वो था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप याद कीजिए वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सी था, याद है आपको। तो अलग अलग चीजें के लिए जो कंडीशन फिक्स की गई है वो अलग अलग है। आप किसकी बात कर रहे हैं आप उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि एक ही चीज को याद कर लिए तो उसको जन्म तक याद रखना है। चीजें बदलेंगी तो वहां पर कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन भी चेंज कर जाता है। आप लोग ऑफिस में जाके थोड़ा बात कर लीजिए, जो खड़े हैं बाहर ऑफिस चले जाइए, नहीं तो हमसे बात करना हो तो थोड़ी देर में आते हैं। चलिए तो बताइए, मानक शर्त पर सुनिएगा, मानक शर्त 4 गो है, अभिक्रिया की उष्मा निकालने का मानक शर्त 4 है। उसमें सबसे पहला है दाब, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रेशर। यह हर हाल में कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। दूसरा है ताप, टेम्परेचर, ये हर हाल में 25 डिग्री सी होना चाहिए। आप यदि इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़िएगा, तो 25 प्लस 273 करेंगे तो 298 होगा, और करके लिख दें 298 केल्विन। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब तीसरा और चौथा कंडीशन सुनिए, ये थोड़ा टफ है और इसको बढ़िया से समझिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तुम कराओगे तो अभिकारक और प्रतिफल होगा। अच्छा, एक ही चीज ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे पानी, बर्फ है तो ठोस है, जल है तो द्रव है, और जलवाष्प बन गया तो गैस है। तो जल को ही 3 अवस्था में लिया जा सकता है, लेकिन यह कंडीशन है तीसरा कि आप उस अवस्था को लीजिए जो प्राकृतिक रूप से वो मूल अवस्था में पाया जाता है, जिस प्राकृतिक अवस्था में वो मूल रूप से पाया जाता है। जैसे H2O किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, तो आपको द्रव लेना है ना कि गैस, ना कि ठोस। आई बात समझ में। जैसे हाइड्रोजन, उसको गैस अवस्था में लेना है, जो जिस अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से आपको उसको उस अवस्था में लेना है। यानी अभिकारक तथा प्रतिफल की भौतिक अवस्था वह होनी चाहिए जिस अवस्था में वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस अवस्था में लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस अवस्था में लेना पड़ेगा, H2O द्रव अवस्था में लेना पड़ेगा, कार्बन ठोस अवस्था में लेना पड़ेगा, ये कोयला लकड़ी ये सब ठोस अवस्था में आपको लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप। CH4, CH4 मीथेन है, वो गैसीय अवस्था में रहता है। तो अब समझिए तीसरा कंडीशन क्या है। तो पहले आप इसको लिखिए। तो
इसमें इसको लिखिए और इसके बाद तीसरा लिखिए। अभिकारक तथा प्रतिफल की भौतिक अवस्था वह होना चाहिए जिस रूप में वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे इसमें 4 कंडीशन है, तीसरा चौथा थोड़ा सा टफ है। तीसरा आप समझ चुके हैं, लेकिन इसको एग्जाम्पल पर समझिए, आप बहुत बढ़िया समझेंगे। इसे समझने में हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो। इधर मिटा दें ये। यहां पर आप लिखे हैं जैसे, और जैसे को हम आपको एक अभिक्रिया द्वारा बताते हैं। देखिएगा इधर, हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठोस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये बनाता है H2O, और जानिए ये H2O गैस अवस्था में बनता है। जब H2 और O2 रिएक्शन करता है तो H2O किस अवस्था में बनता है? गैस अवस्था में भी बन सकता है, ठंडा कर देंगे तो लिक्विड अवस्था में भी बन जाएगा। यदि आप यहां लिक्विड लेते हैं, यदि आप लिक्विड लिए तब ये सही है, तब उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और यदि आप यहां पर गैस लेते हैं तब ये उस अवस्था को फॉलो नहीं करता है। तो पहले हम सही वाला लिख देते हैं, पहले हम मानक वाला लिख देते हैं, बाद में नॉर्मल वाला लिख देंगे, ठीक है। तो मानक वाला लिखने के लिए H2O जब बना है तो प्राकृतिक अवस्था तो इसका द्रव होता है, तो क्या लेना पड़ेगा? लिक्विड। जानिए जब ये रिएक्शन होता है ना, एक्चुअल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलता है, रिएक्शन कंबसन रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये 68 किलो कैलोरी उष्मा को निकालता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं डेल्टा H का वैल्यू -68 किलो कैलोरी। लेकिन ध्यान रहे यहां पर नोट का साइन लगेगा। क्यों लगेगा नोट का साइन? डेल्टा H का मतलब चेंज इन इंथैल्पी, या आप इसको उष्मा में भी परिवर्तन कह सकते हैं। तो उष्मा में परिवर्तन या इंथैल्पी में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा H से सूचित करते थे। आप याद करो डेल्टा H बराबर ही ना Q हुआ था। तो उष्मा में परिवर्तन या इंथैल्पी में परिवर्तन एक ही चीज हुआ ना। तो आप यदि नॉर्मल डेल्टा H लिख दिए, ऐसे लिख दिए, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंडीशन में, और जैसे ही आप ये वाला साइन लगा दिए तो ये हुआ मानक शर्त पर, स्टैंडर्ड कंडीशन में। यानी आप इसको पढ़ेंगे चेंज इन इंथैल्पी, और इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी। आई बात समझ में? इसको कहेंगे इंथैल्पी में परिवर्तन, और इसको मानक परिवर्तन। इंथैल्पी में मानक परिवर्तन या मानक इंथैल्पी में परिवर्तन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसी को चेंज इन इंथैल्पी या स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी। तो बताइए यहां पर डेल्टा H लिखें या डेल्टा H नोट लिखें? डेल्टा H नोट लिखें, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि आप इसी रिएक्शन में H2 जो कि गैस है, O2 जो कि गैस है, और ये रिएक्शन करके H2O बनाया, और मान लीजिए ये किस अवस्था में बनाया? इस अवस्था में ये 58 किलो कैलोरी उष्मा निकाला। बताइए इसको हम डेल्टा H नोट नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको सिंपल डेल्टा H बोलेंगे, और ये हो जाएगा -58 किलो कैलोरी। यहां माइनस काहे लगा दिए, याद आया आपको? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान निगेटिव होता है, याद है? जिसमें उष्मा निकलती है उसका डेल्टा H निगेटिव, और जिसमें उष्मा जुड़ती है उसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। अब बताइए इसमें और इसमें अंतर समझ में आया? यही अभिक्रिया की उष्मा है और यही अभिक्रिया की मानक उष्मा है। अब समझे क्या है दोनों में अंतर? लिखिए तो। आप इस दोनों चीज को ना लिख लीजिएगा, डेल्टा H नोट और डेल्टा H। डेल्टा H को हम बोलेंगे अभिक्रिया की उष्मा, क्या जी यही ना बोलेंगे?
और इसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की मानक ऊष्मा। क्या कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है। अब फिर देखिए बात करने लगे आप। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। और इसको हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये बताइए कि इस स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन में क्या ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा या नहीं? दोनों फॉलो होके इस पर आएंगे, इन्हें कि चार में से कोई एक को छूटा तो वो मानक शर्त नहीं कहलाएगा। चार शर्त को फॉलो करना पड़ता है। अभी आप तीन न पढ़े हैं, अब आएगा चौथा। क्या बदलें इसको? चौथा जो कंडीशन है वह है मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फॉर द रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में समझते हैं? जिसको समझ क्या बोला जाता है रे? समस्थानिक। समस्थानिक से बोला जाता है हिंदी में। इलेक्ट्रॉप्स समस्थानिक ही बोलते हैं। जैसे देखो, फॉस्फोरस के तीन इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस और उजला फॉस्फोरस। कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स आप जानते होंगे, ग्रेफाइट होता है और हीरा होता है। पढ़े हैं ये? और भी होता है लेकिन ये दो आप पढ़े होंगे निश्चित रूप से। लिखिए तो 4 नंबर में वह अभिकारक या प्रतिफल लिया जाता है जो प्रकृति में मुख्य रूप से समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सुनिएगा ध्यान से, हम इधर लिखते हैं तत्व और इधर लिखते हैं समस्थानिक। कौन समस्थानिक? जो मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से पाया जाने वाला। अब एक बात बताइए कि कार्बन जो है अधिक मात्रा में ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है या हीरा के रूप में पाया जाता है? यदि हीरा के रूप में पाया जाता तो हीरा इतना महंगा नहीं होता। कोयला का खान में खाली ग्रेफाइट है, उसमें हीरा कहीं छोटा सा एक टुकड़ा मिलता है। तो आपको जब कार्बन लेना है तो कार्बन कौन वाला लेना पड़ेगा? ग्रेफाइट वाला। कार्बन का सिंबल क्या होता है? यानी आप सी जब लेंगे तो कौन सा समस्थानिक चुनेंगे? ग्रेफाइट। आप यदि डायमंड ले लिए तब माइन नहीं हुआ, तब वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे आप सल्फर लीजिए,
सल्फर दो तरह का पाया जाता है। ये एक पाया जाता है रोम्बिक सल्फर और एक पाया जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर ज्यादा पाया जाता है तो रोम्बिक वाला लेना है, मोनोक्लिनिक वाला नहीं लेना है। लिख लीजिए तो इसको। ये जो एलोट्रॉप समस्थानिक नहीं होता है, थोड़ा एक बार हिंदी इसका देख लेने दीजिए, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। ओ सॉरी, अपर रूप होता है। अरे हमको लग रहा था ये कुछ गड़बड़ है। ये समस्थानिक नहीं होता है, ये अपर रूप होता है। हाँ, अपरूप होता है। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, इसको सुधार कर लीजिए। तो हमको उसी समय लग रहा था कि कुछ एरर है, उसका हिंदी एग्जैक्ट हम नहीं ध्यान कर पा रहे हैं। इंग्लिश में सब सही बोला गया था, हिंदी में बस वो वर्ड मिस्टेक था। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या पाया जाता है? तीन तरह का, लाल, उजला और काला। हाँ, ब्लैक वही हुआ। तो उजला फॉस्फोरस मुख्य रूप से पाया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस लेना है। बड़ा करते हैं। कहां देखने में दिक्कत हो रही बताइए, वहां कोई स्क्रीनें लगा देते हैं। कहां दिखने में दिक्कत होती बताइए। अरे सही मजाक नहीं कर रहे, लगा देंगे बोलिए तो। दो गो लगा हुआ है, एक और लगा देंगे और क्या। तुम लोग को भी देखने में दिक्कत होता है क्या? दो गो स्क्रीन लगा देंगे, एगो उधर एगो उधर। हाँ, जो दिक्कत होगा तो लगा देंगे। इसमें क्लासरूम बड़ा है तो हो सकता है परेशानी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम लिखते तो हैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही, इधर से थोड़ा छोटा लिखने लगे हैं। हाँ, तो इसमें तो जूम तो जितना कहेंगे उतना होगा। लो, अब लखा दे रहा है। इसको लिख चुके आप? चलिए अब इसका एक एग्जांपल समझिए, सारा कंडीशन समाप्त है। एग्जांपल पर ना ये चीज ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है एग्जांपल ए एक्स। सुनिएगा ध्यान से। कार्बन आप ले लीजिए ग्रेफाइट वाला, फिर छोटा हो गया। अब ठीक है। और आप ले लीजिए ऑक्सीजन, और हर हाल में ये क्या होना चाहिए? गैस। ये रिएक्शन करके बनाता है CO2, और CO2 गैस के रूप में बनता है। ये एनर्जी निकालता है +94 किलो कैलोरी। अब बताइए, हम यहां पर कार्बन न लिए हैं, और कार्बन हीरा वाला नहीं लिए हैं, चारकोल वाला नहीं लिए हैं, ग्रेफाइट वाला लिए हैं, जो मुख्य अपरूप है। ऑक्सीजन O2 के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में पाया जाता है। यानी सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन के मुताबिक है। यदि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर 1 atm और 25 डिग्री से रहा हो, तो ये जो +94 किलो कैलोरी आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा H नोट। समझ में आया कि नोट काहे लगा है? नोट इस चैप्टर में जैसे लगा समझ लीजिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो डेल्टा H नोट बराबर क्या हो जाएगा? -94 किलो कैलोरी। और ये समझ में आ रहा है कि हम माइनस क्यों लगा दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर ऊर्जा निकल रही है, या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान निगेटिव होता है। ध्यान है ये चीज। रुकिए, अभी लिखिएगा मत। इसी के जगह पर एग्जैक्ट सेम हम कार्बन ले लें, और कार्बन में यहां पर हम डायमंड ले लें। डायमंड मतलब हीरा।
ये हीरा यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दे CO2, तो यहां पर कुछ ऊर्जा निकालेगा, मान लीजिए ई एनर्जी निकाल रहा है, या मान लीजिए कि ये कुछ हम ले लेते हैं 85 किलो कैलोरी ऊर्जा निकाला, तो बताइए कि ये डेल्टा एच नोट कहलाएगा या डेल्टा एच कहलाएगा? ये डेल्टा एच कहलाएगा, और ये हो जाएगा -85 किलो कैलोरी। तुमको समझ में आया कि ये चौथा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था? जैसे फास्फोरस कोई रिएक्शन कर रहा है तो आपको उजला फास्फोरस लेना है, समझ में आ रही है बात? सल्फर यदि किसी रिएक्शन में भाग लिया है तो वो रोम्बिक सल्फर होना चाहिए, मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं होना चाहिए। ये रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में आप 12th में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात है, ये उतारेंगे दोनों एग्जाम्पल। तो इस तरह से मानक वाला टॉपिक ये समाप्त हुआ। क्या आप चेंज करें? अच्छा अभी तक आप, अच्छा ठीक है लिखिए। अब देखो ये जो अभिक्रिया की ऊष्मा होती है यह कई प्रकार का होता है। निर्माण की ऊष्मा, वियोजन की ऊष्मा, संगुणन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, बहुत तरह का ऊष्मा होता है जो आप यहाँ पर इसका ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा जिसको आप सब्लिमेशन कहते हैं, बहुत तरह की ऊष्मा होती है, और फिर बहुत तरह का मानक ऊष्मा भी होता है। उसका हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, देखिएगा। इसको चेंज कर दें, इसको हेडिंग डालेंगे निर्माण की ऊष्मा, स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए निर्माण की ऊष्मा। फिर देखिए डांटेंगे तो आपको लगेगा कि डांट रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण। अभी देखो तुम हेडिंग डाले निर्माण की उष्मा, कुछ देर के बाद पड़े हेडिंग पड़ेगा निर्माण की मानक उष्मा। बताइए दोनों में क्या अंतर है? वही अंतर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालेंगे तो मानक उष्मा, और कोई भी कंडीशन पर निकालेंगे तो मतलब सिंपल उष्मा। अब निर्माण है तो निर्माण की उष्मा, निर्माण की मानक उष्मा। अब सुनिए पहले निर्माण की उष्मा क्या होता है। निर्माण, अभी CO2 का निर्माण हम लोग किए थे किस किस चीज को मिलाकर? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर। अभी हम लोग H2O का निर्माण किए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर। तो इसके निर्माण में जो उष्मा निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्माण की उष्मा। लेकिन इसमें भी डेफिनेशन में एक छोटा सा बारीक चीज है जिसको आप समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण दो तरीके से हो सकता है, C+O2 ये बना देगा CO2, और CO+½ ये भी बना देगा CO2। यहां पर जो एनर्जी निकलता है वो होता है +94 किलो कैलोरी, और यहां पर जो उष्मा निकलता है ये होता है 26 किलो कैलोरी। इसको हम निर्माण की उष्मा कहेंगे, इसको निर्माण की उष्मा नहीं कहेंगे। अब बताइए कि कुछ बन तो दोनों जगह क्या रहा है? CO2, लेकिन एक को हम निर्माण की उष्मा कह रहे हैं, एक को निर्माण की उष्मा नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब है कि निर्माण की उष्मा की परिभाषा को थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा कि यहां भी जब निर्माण हुआ, यहां भी जब निर्माण ही हुआ, तो इसको निर्माण की उष्मा कहे और इसको निर्माण की उष्मा क्यों नहीं कहे? तो निर्माण की उष्मा क्या होती है वो समझिए। दिए गए ताप तथा दिए गए दाब पर जब किसी भी पदार्थ के 1 मोल का निर्माण आप उसके अवयवी तत्वों से करते हैं, तब उष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे हम निर्माण की उष्मा कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? दिए गए ताप तथा दाब पर किसी पदार्थ के 1 मोल का निर्माण उसके संगत तत्वों से होता है।
या उस चीज से होता है जो नेचुरल अवस्था में वो पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन C के रूप में पाया जाता है। अब आप ये बताइए कि क्या CO नेचुरल चीज है? ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है। अब बताइए तो इसका पता चलेगा निर्माण का उष्मा अलगे नहीं है क्या? तो CO नेचुरल चीज नहीं है। CO क्या है? CO कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से CO बनेगा और फिर CO के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तब CO2 बनेगा। तो यहां पर CO2 को जब आप बना रहे हैं या किसी भी चीज के निर्माण की उष्मा आप निकाल रहे हैं तो आपको हर हाल में इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो तत्व इसमें इन्वॉल्व हुआ है उसका अपना तत्व लेना है, उसका कोई यौगिक आपको लेना नहीं है। जैसे यहां पर आप क्या ले लिए? यौगिक। ये गलत हो गया, इसको हम निर्माण की उष्मा नहीं कह सकते। यदि CO2 का निर्माण करना है तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाइए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको H2O का निर्माण करना है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइए, इसके किसी यौगिक को मत मिला दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि HCl और NaOH इसको मिलाइएगा तो इसमें भी वाटर बनेगा, तो क्या यहां पर हम निर्माण की उष्मा कह देंगे? इसलिए निर्माण की उष्मा नहीं कहेंगे क्योंकि H2O का निर्माण खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से थोड़े हुआ है, उसमें और भी बहुत सारा चीज आ गया है, वो एक अलग टाइप का चीज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण की उष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसको बोला जाता है। और जानिए ये सब पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। ये अलग बात है कि अभी आज क्लास आपका लास्ट हो रहा है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा। जो लोग क्लास करना चाहते हैं क्लास कर लीजिएगा, यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो। नहीं इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर 12th कल से स्टार्ट हो रहा है, 12th में कंटिन्यू रहेंगे। और इसमें हम लेट नहीं करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर क्लास अनाउंस हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास। उम्मीद है शाम में चलेगा, काहे कि मॉर्निंग में आपका क्लास सब 12th का सब रहेगा। हमको लगता है कि 10 बजे तक तो आप बुक हो जाइएगा। अच्छा, बायोलॉजी भी पढ़िए के जाना है तब 11 बजे तक। तो उस स्थिति में देखिए संभाल पाते हैं कि नहीं। चलिए हेडिंग डाला हुआ है, लिखिए तो। अरे तो फिर संडे बैठेंगे 3-4 घंटा। हाँ ठीक है, संडे ही बैठेंगे 3-4 घंटा हम रहेंगे तो संभल जाएगा, आए टेंशन लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो चंचना कैसन रही है, बुलाते हैं 4 घंटा के लिए, पढ़ाते हैं 1 घंटा, तो बाकी 3 घंटा क्या करते हैं? लिखिए, लिखेंगे दिए गए ताप तथा दाब पर, दिए गए ताप तथा दाब पर, दिए गए ताप तथा दाब पर किसी पदार्थ के 1 मोल का निर्माण, दिए गए ताप तथा दाब पर किसी पदार्थ के 1 मोल का निर्माण जब उसके संगत तत्वों से होता है, 1 मोल का निर्माण जब उसके संगत तत्वों से होता है, संगत तत्वों से होता है, तो इस प्रक्रिया में उष्मा में जो परिवर्तन होता है, तो इस प्रक्रिया में उष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे, तो इस प्रक्रिया में उष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे निर्माण की उष्मा कहते हैं। उसे निर्माण की उष्मा कहते हैं। इधर देखिए, इसको सूचित किया जाता है डेल्टा एच एफ से। डेल्टा एच का मतलब उष्मा में परिवर्तन, और एफ लिख दिए, इसका मतलब निर्माण में जो उष्मा परिवर्तन हो रहा है उसकी बात कर रही है। इसी को हम लोग निर्माण की उष्मा भी कह सकते हैं। अरे भाई, डेल्टा एच बराबर ही ना क्यू होता है, यानी क्यू लिखें या डेल्टा एच लिखें वो तो उष्मा ही है, और एफ लिख दिए तो निर्माण की उष्मा, फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप वहां पर ब्रैकेट में इस तरह से लिख दीजिए। और अगला टॉपिक है निर्माण की मानक उष्मा।
अगला हेडिंग डालिए तो, निर्माण की मानक उष्मा। निर्माण की मानक उष्मा क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। सूचित किस चीज से करेंगे? जैसे ही मानक आया नोट लगा दीजिए, इसको कहेंगे डेल्टा एच एफ नोट। कौन कौन बताएगा इसका परिभाषा? एक लाइन का परिभाषा, उतना बात यहां पर बोलना भी नहीं है। हम सिर्फ ये कह देंगे कि मानक शर्त पर निर्माण की उष्मा को ही मानक, निर्माण की मानक उष्मा कहते हैं। लिखिए तो, मानक शर्त पर डेल्टा एच एफ नॉट, मानक शर्त पर किसी पदार्थ के, मानक शर्त पर किसी पदार्थ के, मानक शर्त पर किसी पदार्थ के निर्माण की उष्मा को मानक शर्त पर किसी पदार्थ के निर्माण की उष्मा को निर्माण की मानक उष्मा कहते हैं। यहां भी CO2 का फॉर्मेशन हुआ, यहां भी CO2 का फॉर्मेशन हुआ। वहां 94 किलो कैलोरी उष्मा निकली, यहां पर 26 किलो कैलोरी उष्मा निकला। कारण यह है कि इसका निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन से हुआ, इसका निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से हुआ। क्या इसको हम डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 कहेंगे? गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मल डेल्टा एच है। डेल्टा एच नॉट एफ या डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 इज नॉट इक्वल टू -26 किलो कैलोरी। हम ये दोनों इसलिए लिखे ताकि आप दोनों में अंतर समझ सके कि दोनों में अंतर क्या है। यहां पर उसके संगत तत्व से निर्माण हुआ है, यहां पर उसके संगत तत्व से निर्माण नहीं हुआ। आगे का टॉपिक होगा दहन की उष्मा, ये नेक्स्ट क्लास में। दहन की उष्मा में सबसे पहले हम दहन अभिक्रिया को समझेंगे। जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या ऑक्सीकृत होता है तो उसी को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। बाद में फिर दहन की उष्मा आएगी। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। 11th का ऑफिशियली आज लास्ट क्लास है और 1-2 फोटो आपका खिंचाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं ना? माता थोड़ा जल्दी दे रहे हो तो पहले तो नोटिस सुन लेंगे आप लोग। इधर देखिए, फिर लेट हो जाएगा। 6 से 7 या 8 से 9, दो में से किसी एक बैच में आपको आना है। 1-2 फोटो ले लो तो। 6 से 7 या 8 से 9, दो में से किसी एक बैच में आना है। और सुनिए, जो लोग 6 से 7 आना चाहते हैं लेकिन अभी ठंडा बहुत रहता है और सुबह मॉर्निंग भी बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, वो लड़की लोग दूर से आते हैं तो उनके लिए थोड़ी परेशानी है, तो आप अभी 10-15 दिन 10 से 11 भी आ सकते हैं। 10 से 11 भी 12th ही स्टार्ट होगा और ये 10 से 11 वाला बैच 10 से 15 दिन में शिफ्ट कर जाएगा। किस बैच में? 6 से 7 में। जो लोग 8 से 9 में रहेंगे उनका टाइम फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। जो 6 से 7 में है उनका टाइम बदलेगा नहीं, टाइम बस एक वो बदलेगा 10 से 11। और ये बात हम पहले ही इसलिए बोल दिए कि सोच समझ के एडमिशन लेंगे या आना शुरू करेंगे। ये नहीं कि आपको हम अभी 10 से 11 कर देंगे, बाद में कहेंगे कि तुमको 6 से 7 आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, आना है तो नहीं, आना है तो नहीं आओ। हम पहले ही बोल देते हैं ताकि आप अपना, यदि आप 10 से 11 में आते हैं तो 6 से 7 वाला टाइम आप अपना फ्री रखेंगे, तब ना आप 10 से 15 दिन के बाद उसमें शिफ्ट कर पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखें तो सेल्फी हम ले लें, बस इसको छोड़ दें। मोबाइल लो, मोबाइल लो जल्दी।